Dear students, we'll read today the cell division. The topic belongs to cell biology. कोशिका विभाजन, और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कोशिका विभाजन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और किस प्रकार से समसूत्री विभाजन के द्वारा कोशिकाएं विभाजित करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी जीव की वृद्धि एवं विकास उसके शरीर में उपस्थित कोशिकाओं के विभाजन और विभेदन पर निर्भर करता है। सभी जीवों का विकास एक कोशिका से होता है। कोशिका विभाजन द्वारा एक जनक के द्वारा संतति कोशिकाओं का निर्माण किया जाता है। कोशिका विभाजन क्या है, कोशिका विभाजन क्यों आवश्यक है और कोशिका विभाजन किस प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर हम आगे आने वाली स्लाइड्स में चर्चा करेंगे। Why do cell divides? सेल विभाजित क्यों होती है? जैसा कि हम जानते हैं कि जो जो कोशिका बड़ी होती जाती है उसके डीएनए पर उसकी अन्य मांगों का प्रभाव भी बढ़ता जाता है और कोशिकाओं को अपने भोजन प्राप्त करने के और वेस्ट को कोशिका झिल्ली से बाहर निकालने में भी व्यवस्था आगे बढ़ती जाती है। जो जो कोशिका बड़ी होती है और मेम्ब्रेन पर आने वाले भोजन का और बाहर निकलने वाले वेस्ट का दबाव भी बढ़ता जाता है। कोशिका का सरफेस एरिया और वॉल्यूम बढ़ जाता है, जो कि कोशिका विभाजन के द्वारा ही बैलेंस किया जा सकता है, क्योंकि कोशिका की साइज इंक्रीज होती जाती है लेकिन उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम जो उस रेशो में नहीं बढ़ता है। इसी वजह से ये समस्या उसके लिए बड़ी होती जाती है। Now what is cell division? Or basically the cell division that is of two types. One is mitosis and another is meiosis. हम कह सकते हैं कोशिका विभाजन क्या है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी जनक के द्वारा या जनक कोशिका के द्वारा संतति कोशिकाओं का निर्माण करना कोशिका विभाजन कहलाता है। और कोशिका विभाजन समसूत्री या अर्धसूत्री प्रकार का होता है। जब किसी भी कोशिका में विभाजन से बनने वाली कोशिकाओं के अंदर गुणसूत्रों की संख्या समान होती है तो उसे हम समसूत्री विभाजन कहते हैं, और अगर उनमें बनने वाले गुणसूत्रों की संख्या अगर आधी हो जाती है तो उसे हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर उसकी बॉडी सेल्स के अंदर डिवीज़न लगातार होता रहता है और इससे कोशिकाएं लिविंग रहती है और हमेशा विभाजित होती रहती है। वाई इज सेल डिवीजन इम्पोर्टेंट? और हम कह सकते हैं कोशिका विभाजन महत्वपूर्ण क्यों है। जैसा कि स्लाइडन एंड स्वान ने 1838 के अंदर कोशिका सिद्धांत के अंदर कहा था कि सभी कोशिकाएं जो है वो एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करती है, और हम कह सकते हैं कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। द अनदर यूनिट दैट इज सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स। और हम कह सकते हैं कि किसी भी जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कोशिका होती है। तीसरा, ऑल सेल्स कम फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और हम कह सकते हैं नई कोशिकाओं की उत्पत्ति उसके पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। इफ यू आर ए लिविंग ऑर्गेनिज्म देन यू आर मेड अप ऑफ सेल्स। इन ऑर्डर टू कीप यू अलाइव योर सेल्स मस्ट रिमेन अलाइव। और हम कह सकते हैं कि अगर आप एक जिंदा या जीवित ऑर्गेनिज्म हैं या उस ऑर्गेनिज्म के आधार पर आप हमेशा जीवित रहने के लिए आवश्यक है कि कोशिकाएं हमेशा जीवित रहे और सेल्स कीप लिविंग। कोशिकाओं के जिंदा रहने के लिए उनका डिवाइड करना और बहुगुणित होना अत्यंत आवश्यक है। नाउ व्हाट आर द फेजेज ऑफ माइटोसिस? अर्धसूत्री विभाजन के या समसूत्री विभाजन के एक निश्चित स्टेप्स होते हैं जो कि विभाजन के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। कोशिकाओं के लिए उनका विभाजन एक ऑर्गेनिज्म के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण होता है, यहाँ पर 3 मुख्य कारण दिए गए हैं। पहला है फॉर ग्रोथ, और हम कह सकते हैं वृद्धि के लिए कोशिका विभाजन अत्यंत आवश्यक है। दूसरा, गैमीट्स और स्पोर्स के निर्माण के लिए भी विभाजन अत्यंत आवश्यक है। और तीसरा है
डैमेज सेल्स को या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को हटाने के लिए नई कोशिकाओं का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। और हम कह सकते हैं अगर कहीं शरीर के अंदर घाव हो जाता है तो उसको भी भरने के लिए कोशिका विभाजन अत्यंत आवश्यक है। द डेड बार्क टिश्यू इन प्लांट्स आर रिप्लेस्ड बाई माइटोटिकली डिवाइडिंग अंडरलाइंग लेयर्स ऑफ सेल्स। पौधों के अंदर भी बार्क टिश्यू जो कि मर चुका होता है उसको हटाने के लिए उसके नीचे वाली कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन द्वारा बनने वाली कोशिकाओं के द्वारा ये कार्य किया जाता है। एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर अलैंगिक जनन भी समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए भी समसूत्री विभाजन अत्यंत आवश्यक है। टिश्यू कल्चर एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांट टेक्निक के अंदर भी प्लांट्स और एनिमल्स में डिवीजन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। नाउ व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स फॉर माइटोसिस? फर्स्ट इज इंटरफेज, अनदर इज प्रोफेज, देन मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। इस स्लाइड के अंदर आपको प्रोफेज से लगा करके टीलोफेज तक की अवस्थाएं दिखाई गई है। इसका विस्तार से आगे आने वाली स्लाइड्स में चर्चा करेंगे। हम विभाजन में जाएं उसके पहले जैसा कि आपको बताया गया है कि किसी भी कोशिका में विभाजन से पहले उसमें कोशिका चक्र जो कि एक महत्वपूर्ण साइकिल होता है किसी भी कोशिका के विभाजन के लिए, इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज इन दिस सेल साइकिल, दैट इज इंटरफेज। किसी भी कोशिका के विभाजन से पूर्व वो कोशिका एक अंतरावस्था से होकर गुजरती है जो कि एक लंबी अवस्था होती है और उस अवस्था के बाद ही वो कोशिका विभाजन में जाती है। इंटरफेज और अंतरावस्था की तीन मुख्य अवस्थाएं होती है। पहली G1 फेज कहलाती है, दूसरी S फेज कहलाती है और तीसरी G2 फेज कहलाती है। इस स्लाइड्स के अंदर आपको इन विभिन्न प्रावस्थाओं को विस्तार से दिखाया गया है। ग्रोथ वन फेज दैट इज G1 फेज, S फेज दैट इज सिंथेटिक और DNA replication phase, third is that G2 phase, that is growth second phase, and after that G2 phase there is mitosis. The interphase is the longest phase or longest stage of cell life, the time spent between divisions and produces all materials required for growth और it prepares cell for division। हम कह सकते हैं कि जो इंटरफेज जो होती है वो किसी भी कोशिका के अंदर सबसे लंबी प्रावस्था होती है। ये दो विभाजनों के बीच की एक अवस्था होती है जहाँ पर कोशिका अपना विश्राम करती है और विभाजन के लिए आवश्यक जितने भी ग्रोथ मटेरियल है उन सब का निर्माण इस अवस्था के दौरान होता है और इसके द्वारा कोशिका अपने आप को विभाजन के लिए तैयार करती है। यहाँ पर G1, S और G2 फेज के प्रावस्थाओं को दिखाया गया है जहाँ पर इंटरफेज का फर्स्ट फेज होता है जिसको हम G1 फेज या ग्रोथ वन फेज कहते हैं और इस प्रावस्था के बाद में दूसरा फेज जो आता है उसे हम S फेज कहते हैं, सिंथेटिक फेज कहते हैं जिसको। और यहाँ पर DNA का डुप्लीकेशन होता है। अगर वहाँ पर किसी भी कोशिका के अंदर DNA 2N है तो वहाँ पर जाकर के 4N हो जाता है। नेक्स्ट स्टेज के अंदर जो कि G2 फेज कहलाती है, यहाँ पर कोशिका क्वाड्रुप्लिकेट होती है और हम कह सकते हैं कि जो 4N होती है और ये एक चेक पॉइंट होता है कि जो यहाँ पर जो DNA बना है वो करेक्ट बना कि नहीं बना है और विभाजन के पहले जो भी पूर्व तैयारियाँ हैं वो सारी G2 फेज में पूरी की जाती है। माइटोसिस इज बेसिकली द सेल डिवीजन एंड द लास्ट पार्ट ऑफ सेल साइकिल दैट इज स्टार्ट्स आफ्टर द इंटरफेज एंड ड्यूरिंग दिस साइकिल cell becomes divides into two cells. First phase, that is prophase, the cells begins the division process, the nucleolus disappears and nuclear membrane breaks apart. Prophase और पूर्वावस्था जिसके अंदर न्यूक्लियोलस गायब हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाती है और क्रोमोसोम जो है वो एक पतले पतले धागों के रूप में स्पष्ट होने दिखाई शुरू होते हैं और स्पिंडल फाइबर का निर्माण होना शुरू हो जाता है। दूसरी अवस्था जो कि मेटाफेज कहलाती है, इट इज़ द सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस। इन दिस फेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन completely disappears
और हम कह सकते हैं कि जो इसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो गायब हो जाती है पूर्ण रूप से, और डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स लाइन अप अलोंग दी सेल्स इक्वेटर, और जो भी क्रोमोसोम डुप्लीकेटेड हुए हैं एस फेज के दौरान वो सारे क्रोमोसोम इक्वेटर प्लेट के ऊपर आकर के अरेंज हो जाते हैं एक लाइन के अंदर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मध्यवर्ती प्लेट के ऊपर सारे क्रोमोसोम आकर के जमा हो जाते हैं, एक दूसरे से उलझे हुए दिखाई देते हैं, और यही एक ऐसी प्रावस्था होती है जहाँ पर क्रोमोसोम सबसे मोटे और छोटे होते हैं। अगर हम क्रोमोसोम का अध्ययन करना चाहें तो मध्यावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पर क्रोमोसोम को काउंट किया जाता है और उनकी मॉर्फोलॉजी का अध्ययन किया जा सकता है। अगली अवस्था जिसे हम एनाफेज कहते हैं, एनाफेज इज द थर्ड फेज ऑफ माइटोसिस। हेयर द डिप्लॉयड सेट ऑफ डॉटर क्रोमोसोम सेपरेट्स। यहाँ पर मध्यवर्ती प्लेट पर जो पड़े हुए क्रोमोसोम होते हैं, जो कि डिप्लॉयड सेट होता है, वो आपस में एक दूसरे से पृथक होकर वो अलग अलग दिशाओं में पोल्स की तरफ मूवमेंट करते हुए दिखाई देते हैं, और ये स्पिंडल फाइबर के सहारे दोनों अपने पोल की तरफ ग्रोथ करते हुए दिखाई देते हैं। ये एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या दुगुनी दिखाई देती है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से क्रोमोसोम जो है वो दोनों पोल्स की तरफ जा रहे हैं। अंतिम अवस्था जिसे हम टीलोफेज कहते हैं और अंत्यावस्था कहते हैं जिसको हम, ये वो अवस्था होती है जहाँ पर क्रोमोसोम अपने पोल पर पहुँच चुके होते हैं, उनमें वापस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का निर्माण शुरू हो जाता है, न्यूक्लियोलाई वापस बन जाती है, और साइटोकाइनेसिस के द्वारा कोशिकाओं का विभाजन दो अलग कोशिकाओं के रूप में हो जाता है। द सेल प्लेट बिगेंस टू फॉर्म इन द साइटोकाइनेसिस। द सेल प्रिपेयर्स फॉर फीनियल डिवीजन, और हम कह सकते हैं कि यह कोशिका वापस अगले विभाजन के लिए तैयार होती है। द साइटोकाइनेसिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस इन विच the cytoplasm, organelles and nuclear material are the evenly split and two new cells are formed. साइटोकाइनेसिस जिसके द्वारा कोशिका पट्टी का निर्माण होता है, और कोशिका पट्टी के निर्माण के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट के फ्रेगमेंट्स जो आकर के वहाँ पर जमा होते हैं, और बीच में मध्यवर्ती पट्टिका का निर्माण, और हम कह सकते हैं मिडिल लेमेला का निर्माण हो जाता है, और इसके द्वारा दो नई कोशिकाएँ एक दूसरे के समान संतति कोशिकाओं का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। द फॉलोइंग स्लाइड्स आर द ड्राइंग्स ऑफ द स्टेज ऑफ माइटोसिस ऑन योर नोट्स। प्लीज ड्रा ईच फेज एंड लेबल इट। यहाँ पर विभिन्न प्रावस्थाओं को दिखाया गया है। इन कोशिकाओं को विभाजन के द्वारा इन्हें हम मार्क करके अपनी जानकारी को हम पुख्ता कर सकते हैं। धन्यवाद।